गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द रैंकर्स। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के सेशन को। आज का फर्स्ट टॉपिक है नेटो अंकारा समिट 2026। अभी नेटो की एक समिट हुई, कहाँ पे? अंकारा में। अंकारा इज द कैपिटल ऑफ टर्की और इसको तुर्की भी कहते हैं। तो अभी 2026 की नेटो की समिट यहाँ पे हुई और यहाँ पे नेटो ने कुछ डिसीजंस लिए हैं, उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नेटो के बारे में। NATO is North Atlantic Treaty Organization. This is the full form of NATO and ये एस्टेब्लिश हुई थी in 1949 एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। ब्रसेल्स, बेल्जियम। एंड इसमें आपको टोटल 32 मेंबर्स नेटो में है। उसमें से जो रिसेंट अभी इसका पार्ट बने हैं वो हैं फिनलैंड एंड स्वीडन। फिनलैंड ने इसे ज्वाइन किया था इन 2023 एंड स्वीडन ने 2024 में एज 31st एंड 32nd मेंबर्स। ठीक है, ये हमने कुछ फैक्चुअल चीजें अभी नेटो के बारे में देखी। अब समझते हैं न्यूज़ क्या कह रही है। तो यहाँ पे बात की जा रही है अभी जो हमारे 32 मेंबर्स हैं, इन्होंने एक डिसीजन लिया है कि हम अब अपने डिफेंस पे स्पेंडिंग को बढ़ा रहे हैं। कितनी स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं? 5% ऑफ GDP बाय 2035। ठीक है, जो इनकी डिफेंस पे स्पेंडिंग है वो इसको बढ़ाने वाले हैं बाय 2035। कितना? 5% ऑफ GDP। और क्यों ये अभी अपनी जो स्पेंडिंग है बढ़ाने वाले हैं? क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चला है, देन और भी सिक्योरिटी थ्रेट हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए ये अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जो भी मेंबर्स हैं हमारे नेटो के। इसलिए इन्होंने डिसाइड किया है कि ये अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएंगे और अपने डिफेंस को मजबूत करेंगे। तो यहाँ पे हमें आर्टिकल 5 देखने को मिलता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ नेटो। तो ये क्या बात करता है? आर्टिकल 5 ऑफ नेटो ये कहता है अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है अगर कोई भी कंट्री किसी भी नेटो के मेंबर को अटैक करती है तो इसका ये मतलब होगा कि सभी नेटो के मेंबर्स पे अटैक हुआ है एंड ये सारी कंट्रीज उस कंट्री की हेल्प करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपने याद रखना है। आर्टिकल 5 कहता है अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, और इसको कलेक्टिव डिफेंस भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें आपने यहां से याद रखनी है। देन आगे देखते हैं। अब बताया जा रहा है रिपल इफेक्ट। इससे हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? रिपल इफेक्ट का मतलब है कि जब कोई एक
कोई भी रीजन यहाँ पे कुछ डिसीजन ले रहा है तो उसका किसी और रीजन पे भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जब ये अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे तो ये लोग बहुत ज़्यादा टैंक्स लेंगे, मिसाइल्स लेंगे, जो भी हमारे इक्विपमेंट है फॉर डिफेंस उनको ये ज़्यादा परचेज करेंगे। इससे जो भी हमारी डिफेंस कंपनीज है उन पे प्रेशर बढ़ेगा, उनके पास डिमांड बढ़ेगी एंड सप्लाई कम होगी। इसको कहते हैं सेलर्स मार्केट। इसका मतलब है डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा इस चीज का, जो भी ये डिसीजन इन्होंने लिया है इससे इंडिया पे क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो तेजस डिलेज हमें देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है तेजस जो कि इंडिया का एक इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो इसमें यूज होता है GEF 404 इंजन का हम इसमें यूज करते हैं। एंड ये इंजन हम इंपोर्ट करते हैं यूएसए से। यूएसए की कंपनी है GE एरोस्पेस, यहाँ से हम इसको इंपोर्ट करते हैं। तो जैसे ये लोग अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, ये लोग ज़्यादा डिफेंस जो भी इक्विपमेंट है वो परचेज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इस इंजन में डिले देखने को मिलेगा। अगर डिले होगा तो तेजस के प्रोडक्शन में भी डिले देखने को मिलेगा ये इंडिया के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो इसलिए आगे इसके लिए एक सोल्यूशन भी बताया गया है। क्या सोल्यूशन है? नीड फॉर आत्मनिर्भरता। तो ये जो भी सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड वाइड, ये इंडिया के लिए एक लेसन है। तो इंडिया को अपनी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज पे उसको कम करने की ज़रूरत है। इसलिए इंडिया को अभी फोकस करना चाहिए अपनी इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज़ पे, देन ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे इंडिया को फोकस करना चाहिए, ताकि इंडिया आत्मनिर्भर बन सके और अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सके, ताकि फ्यूचर में अगर इस तरह के डिले देखने को मिलते हैं तो इंडिया पे उसका ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल था। यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें देखी, एक क्विक रिवीजन देखते हैं। सबसे पहले हमने नेटो के बारे में देखा। नेटो की अभी अंकारा में, जो कि टर्की की कैपिटल है, वहाँ पे एक समिट हुई है, उसमें इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं। तो नेटो इज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन 1949 में हुई थी। देन हमने देखा इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में सिचुएटेड है। इसमें टोटल 32 मेंबर्स हैं। एंड जो रिसेंट एडिशन है दैट इज फिनलैंड एंड स्वीडन। फिनलैंड 31st एंड स्वीडन 32nd मेंबर बना है इसका। देन हमने देखा कि क्या ये न्यूज़ कह रही है कि 32 जो इसके मेंबर्स हैं इन्होंने डिसाइड किया है हम अपने डिफेंस की जो स्पेंडिंग है उसको बढ़ाएंगे, और कितना बढ़ाएंगे? 5% ऑफ GDP बाय 2035। ये अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, इसलिए ये डिसीजन इन्होंने लिया है। देन हमने आर्टिकल 5 देखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेटो का। इसमें कहा जाता है कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, कि अगर कोई भी नेशन इन मेंबर में से किसी भी कंट्री पे अटैक करता है तो उसको माना जाएगा सभी कंट्रीज पे अटैक हुआ है एंड ये उस कंट्री की हेल्प करेंगे। देन हमने देखा रिपल इफेक्ट होता है इससे, कि डिमांड बढ़ेगी एंड सप्लाई कम है, तो हमें यहाँ पे सेलर्स मार्केट देखने को मिलेगा, दैट इज डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। अब इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? हमने देखा इंडिया का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है तेजस, जो कि इंडिजीनियस है, बट इसके कुछ कंपोनेंट हम अभी भी इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि इसका इंजन हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट में अगर डिले होगा तो इसकी प्रोडक्शन में भी डिले होगा, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। देन हमने इसका सोल्यूशन देखा कि हमें आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है, अपनी जो डिपेंडेंसी है वो हमें फॉरेन नेशंस पे कम करनी है। इसके लिए हमें अपने इंडिजीनियस एक्सलरेट करने चाहिए, कैपेबिलिटीज़ जो भी है इंडिजीनियस वो एक्सलरेट करनी चाहिए। देन ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे काम करना होगा, ताकि फ्यूचर में अगर इस तरह के डिले होते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ये पूरा आर्टिकल था। अब इसके कुछ MCQs हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट वन इज, under the Hague Defense Commitment at the Ankara Summit, NATO members agreed to raise defense spending to what percentage of their GDP by 2035? 2%, 3%, 4% और 5%? तो अभी हमने देखा इसका राइट आंसर इज D, 5% ये बढ़ाएंगे बाय 2035।
Then the second question is, the global defense component shortage has specifically delayed the supply of which engines for India's Tejas fighter aircraft? Rolls-Royce MT-30, GE F404, Pratt and Whitney F135, AL31FP। तो अभी हमने देखा ये GE F404 की बात हो रही है क्योंकि ये इंजन हमारे तेजस में यूज किया जाता है। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल था। देन अपनी सेकंड न्यूज पे आते हैं। सेकंड न्यूज में बात हो रही है सेविंग द कुटकी हब इन मंडी। तो ये आर्टिकल एनवायरमेंट एंड HP करंट अफेयर्स से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आर्टिकल अभी द हिंदू में पब्लिश हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कुटकी हर्ब की। व्हाट इज दिस? ये एक मेडिसिनल हर्ब है एंड अब इसके बारे में हम चीज़ें आगे समझेंगे। तो इसका साइंटिफिक नेम है पिक्रोरिजा कुरोआ। इस कुटकी मेडिसिन का साइंटिफिक नेम भी कई बार ऐसे हर्ब्स प्लांट्स जो भी इनके पूछ लिए जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो जो कुटकी मेडिसिनल हर्ब है इसका साइंटिफिक नेम है पिक्रोरिजा कुरोआ एंड ये हर्ब हमें 2700 टू 4500 मीटर के ऑल्टीट्यूड में ग्रो होती है। ये इतना इसको ऑल्टीट्यूड चाहिए, वहां पे ये ग्रो होगी। देन इसका IUCN स्टेटस बताया गया है, दैट इज एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब है कि ये स्पीशीज अभी एक्सटिंक्शन का थ्रेट बना हुआ है। अगर इस पे कुछ हम कॉन्जर्वेशन नहीं करते हैं तो हो सकता है फ्यूचर में कुछ सालों में ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए हमें कॉन्जर्वेशन प्रोवाइड करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। देन यहाँ पे इसको साइट्स अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। दैट मीन्स इसका जो भी फॉरेन ट्रेड है वो मॉनिटरिंग और परमिशन के थ्रू ही होगा, ऐसे आप इसका ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अब और कुछ चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम है कि ये हब अभी एंडेंजर्ड कैटेगरी में है और ये एक्सटिंक्शन के बिल्कुल क्लोज है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रेडिशनल मेथड, पहले के जो फार्मर्स थे वो ये यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, वो हार्वेस्टिंग में इस पूरे प्लांट को जड़ के साथ निकाल देते थे। ठीक है, पूरा जड़ के साथ निकाल देंगे, उसको कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव वाइल्ड हार्वेस्टिंग इसकी की जाती थी। एंड उसका रिजल्ट क्या होता था कि ये पूरी तरह से मर जाएगा ये प्लांट, नेक्स्ट वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होगी एंड फ्यूचर में भी वहाँ पे कोई अदर प्लांट नहीं बनेगा एंड इससे हमें इसकी कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब इसके लिए एक सॉल्यूशन यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे हिमालयन रिसर्च ग्रुप HRG ने एक टेक्निक यहाँ पे बताई है, दैट इज स्टोलन टेक्निक। इस टेक्निक में हम क्या करेंगे, जो स्टोलन है यहाँ से हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, रादर कि हम पूरा प्लांट जड़ से निकाल दें। तो मदर प्लांट को वहीं पे रहने देंगे, सिर्फ और सिर्फ इसके एक हिस्से को हार्वेस्ट करेंगे। इससे हमें क्या फायदा देखने को मिलेगा कि मदर प्लांट फिर से ग्रो करेगा एंड यहाँ पे पॉपुलेशन इसकी अच्छी होगी एंड एक सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, और इससे क्या बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बताया जा रहा है कि 180 फार्मर्स जो मंडी डिस्ट्रिक्ट के हैं उन्होंने ये टेक्निक अभी अडॉप्ट कर ली है और इससे उनको अपनी जो एनुअल इनकम है उसमें 15,000 से 16,000 एक्स्ट्रा एनुअल इनकम उनकी बनेगी। तो ये बहुत अच्छी एक टेक्निक है जिससे हम एनवायरनमेंट को भी बचा रहे हैं और फार्मर्स की इनकम भी बढ़ रही है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट यानी कि HRG हिमालयन रिसर्च ग्रुप के द्वारा यहाँ पे चलाया जा रहा है। क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। सबसे पहले हमने देखा कि कुटकी जो हर्ब है अभी न्यूज़ में बनी हुई है क्योंकि ये काफ़ी एक यूजफुल एक हर्ब है। इसके बहुत सारे यूज़ है, लाइक आपके लीवर डिजीज में, देन फीवर एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए ये हेल्प करती है। इसका यूज़ उन चीज़ों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या क्या चीज़ें हमने देखी। पहले हमने देखा इसका साइंटिफिक नेम, दैट इज पिक्रोरिजा कुरोआ एंड ये 2700 टू 4500 मीटर के ऑल्टीट्यूड में ग्रो करती है और ये अभी एंडेंजर्ड IUCN की एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखी गई है क्योंकि ये भी एक्सटिंक्शन के क्लोज है, इसकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है और साइट्स में इसको अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। और हमने ये समझा कि क्यों ये अभी
एक्सटिंक्ट होने के कगार पे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीज़न है ट्रेडिशनल मेथड। जो ट्रेडिशनली फार्मर्स क्या करते थे, इसको पूरी तरह जड़ से निकाल देते थे, उस वजह से नेक्स्ट ये ग्रो नहीं कर पाती थी और इसकी पॉपुलेशन कम हो रही थी। बट यहाँ पे सोल्यूशन बताया गया है, दैट इज स्टोलोन टेक्निक। इस टेक्निक के थ्रू हम पूरा प्लांट यहाँ से हार्वेस्ट नहीं करेंगे, इसका एक हिस्सा यहाँ से हार्वेस्ट किया जाएगा एंड इस प्लांट को वहीं पे छोड़ दिया जाएगा ताकि ये फिर से ग्रो कर सके और यहाँ पे सस्टेनेबल इसकी ग्रोथ हो सके। हमने देखा कि मंडी के 180 प्लस फार्मर्स ने अभी इस टेक्निक को अडॉप्ट किया है और ये हेल्प करती है 15,000 से 16,000 एक्स्ट्रा एनुअल इनकम ये अभी हमारे फार्मर्स को प्रोवाइड करवा रही है। अब इसके कुछ MCQs यहाँ पे दिए गए। द फर्स्ट वन इज which sustainable harvesting technique was developed by the Himalayan Research Group HRG to conserve the endangered कुटकी herb? इसमें बताया जा रहा है टेप रूट एक्सट्रैक्शन, स्टोलोन टेक्निक, कैनोपी प्रूनिंग और सीड ब्रॉडकास्ट। तो राइट आंसर होगा स्टोलोन टेक्निक। अभी हमने समझा कि हम एक हिस्से को प्लांट के हार्वेस्ट करेंगे रादर कि हम पूरा मदर प्लांट ही निकाल दें, इससे वो प्लांट फिर से ग्रो करेगा और उसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव ओवर 180 माउंटेन फार्मर्स सक्सेसफुली ट्रांजिशन टू दिस साइंटिफिक फार्म कल्टिवेशन ऑफ कुटकी? लाहौल एंड स्पीति, किन्नौर, मंडी और चंबा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमने देखा मंडी के 180 प्लस फार्मर्स ने इस स्कीम को अडॉप्ट किया है और ये उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल को आप कल्चर से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है गोदावरी पुष्करम फेस्टिवल की। ये अभी न्यूज़ में बना हुआ है तो हमारे लिए कल्चर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अब समझते हैं इस फेस्टिवल के बारे में। सबसे पहले देखते हैं गोदावरी पुष्करम फेस्टिवल। ये एक मेजर हिंदू रिवर फेस्टिवल है, ठीक है, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है गोदावरी रिवर के किनारे। इसको सेलिब्रेट किया जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट 12 साल में एक बार ये सेलिब्रेट किया जाता है। और कौन कौन सी स्टेट इसको सेलिब्रेट करती हैं? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये स्टेट इसको सेलिब्रेट करती है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट इज 12 साल में एक बार ये सेलिब्रेट किया जाता है, इसीलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो 12 साल से आपको कुछ और कोई और फेस्टिवल भी याद आ रहा होगा। हमारे हिमाचल प्रदेश में भी कुछ इस तरह के फेस्टिवल हैं जो 12 साल में एक बार सेलिब्रेट किए जाते हैं। कौन से हैं वो? भुंडा फेस्टिवल, आपने नाम तो सुना ही होगा। ये फेस्टिवल हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। कुल्लू के कौन से रीजन में? निरमंड में। तो कुल्लू के निरमंड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है और ये जो फेस्टिवल है ये भी 12 साल में एक बार ही सेलिब्रेट किया जाता है। देन ये डेडिकेटेड है लॉर्ड परशुराम जी के लिए। एंड इसको कुंभ ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। देन एक और हमारे पास फेस्टिवल है दैट इज शांत और शांत। ये भी एक फेस्टिवल है जो कि 12 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ? कुल्लू, शिमला एंड सिरमौर रीजन्स में इसको 12 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरह से हमें थोड़ी चीज़ें कनेक्ट करके देखनी चाहिए तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि बहुत लेंदी सिलेबस है। अगर हम एक एक चीज़ें अलग से पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो अगर हम कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। जैसे हमने देखा कि 12 साल में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं कि हमारे हिमाचल में भी कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो कि 12 साल में एक बार सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो वहाँ से आप इनको भी याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे फिर से आते हैं। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी।
अब नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, हमने देखा कि 12 साल में एक बार ये सेलिब्रेट किया जाता है एंड गोदावरी रिवर के किनारे मनाया जाता है। कौन सी स्टेट इसको सेलिब्रेट करती है? दैट इज आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो नेक्स्ट इवेंट अभी होने वाला है 2027 में। इसका मतलब है लास्ट टाइम ये सेलिब्रेट किया गया था 2015 में, और अब अगले साल 2017 में ही सेलिब्रेट किया जाएगा। तो गवर्नेंस एक्शन में इसमें बताया जा रहा है कि 50 करोड़ यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इतने सालों बाद ये फेस्टिवल होने वाला है, तो वहाँ पे बहुत सारा क्राउड देखने को मिलेगा, तो उस क्राउड की मैनेजमेंट के लिए और सिक्योरिटी के लिए ये फंड दिया गया है। और यहाँ पे एक नीथनाला सिवालो एक इनिशिएटिव है, ये भी चलाया जा रहा है। तो ये हेल्प करेगा हैंडलूम वर्कर को जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 25,000 एनुअली। तो इनको सपोर्ट करने के लिए ये एक इनिशिएटिव चलाया गया है, ताकि उनको इकोनॉमिक तरीके से थोड़ा सपोर्ट किया जा सके और इनका जो ट्रेडिशनल आर्टिशन है उसको भी प्रमोट किया जा सके। तो क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ से याद रखनी है? फर्स्ट वन इज गोदावरी पुष्करम फेस्टिवल का नाम है, और ये एक मेजर हिंदू रिवर फेस्टिवल है। ये 12 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है, और गोदावरी नदी के किनारे ये सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी स्टेट? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इसको सेलिब्रेट करते हैं। देन नेक्स्ट इसका जो इवेंट होने वाला है 2027 में होने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया था 2015 में। ये कुछ चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अब इसके कुछ MCQs प्रैक्टिस करते हैं। The first one is the Godavari Pushkaram, for which the Andhra Pradesh cabinet recently cleared 50 crore for crowd management, is celebrated once every 5 years, 10 years, 12 years, 144 years. The right answer is 12 years. And the next question is, the Nithnala Sivalo scheme provides an annual direct financial aid of 25,000 to which specific group? मार्जिनल फार्मर्स, BPL हैंडलूम वर्कर्स, फिशरमैन और ट्राइबल आर्टिशंस। तो अभी हमने देखा ये प्रोवाइड करती है असिस्टेंस BPL हैंडलूम वर्कर्स को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो भी फैमिलीज हैं हैंडलूम वर्कर्स, उनको ये असिस्टेंस प्रोवाइड करती है 25,000 एनुअली। अब अपना नेक्स्ट और अपना आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज ओडिशाज नुताना सकाला पॉलिसी। ओडिशा ने अभी एक पॉलिसी लॉन्च की है जिसका नाम है नुताना सकाला पॉलिसी। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओडिशा ने ये पॉलिसी क्यों लॉन्च की और इसका क्या काम रहने वाला है। तो अभी NCRB की एक रिपोर्ट आई थी। NCRB इज द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और ये इंडिया में जितने भी क्राइम्स होते हैं वो, या फिर ट्रैफिकिंग हो, क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन हो, उसकी एनुअल रिपोर्ट देती है। उसके अकॉर्डिंग ओडिशा में एनुअली 1000 प्लस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस मिलते हैं। कितने? 1000 प्लस। और ओडिशा 3-4 सालों से नंबर 1 पोजीशन पे बना हुआ है फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसीलिए ओडिशा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है नुताना सकाला, ताकि वो इस प्रॉब्लम को, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग चली है, उसको टैकल कर सके। तो यहाँ पे इस स्कीम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये प्रिवेंशन प्रोवाइड करेगी, कम्युनिटी लेवल विजिलेंस एंड मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, ताकि कोई भी ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम होने से पहले ही हम उसको टैकल कर सके, ताकि हम पहले ही उस ट्रैफिकिंग को रोक सके। दूसरा ये बता रहा है रिहेबिलिटेशन, जो कोई भी पर्सन है जो अभी जिनकी ट्रैफिकिंग हुई है तो उनको एक शेल्टर प्रोवाइड करना, उनको मेडिकल असिस्टेंस देना, देन उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये भी इस स्कीम के अंडर किया जाएगा। एंड द फाइनल इज प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्ट्रिक्ट प्रोविजन तो होनी चाहिए, उनको जेल की सजा तो जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको होनी चाहिए, बट उसके साथ साथ ही जो फाइनेंशियल असेट हैं उनको भी कॉन्फिस्केट किया जाए, ये बात कर रहा है प्यूनिटिव इस स्कीम के अंडर, नुताना सकाला स्कीम के अंडर। तो देखो ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है, बल्कि 3 इसके मेजर पिलर है। ये प्रिवेंशन भी प्रोवाइड करेगी, रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करेगी, एंड वहाँ पे पनिशमेंट भी प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ से आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? सबसे पहले तो स्कीम का नाम याद रखना है, नुताना सकाला। कौन सी स्टेट ने इसको लॉन्च किया है? इसको ओडिशा ने लॉन्च किया है, क्योंकि ओडिशा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए अभी नंबर 1 पोजीशन पे बना हुआ है।
तो जो NCRB की रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग 1000 प्लस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस आपको ओडिशा में देखने को मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ ओडिशा की बात हो रही है, पूरे इंडिया की बात नहीं हो रही है। हर साल 1000 प्लस केसेस ओडिशा में ही देखने को मिलते हैं। तो उसी के लिए उन्होंने स्कीम यहाँ पे लॉन्च की है, और स्कीम का काम होगा पहले तो प्रिवेंशन प्रोवाइड करेगी ताकि कोई भी ट्रैफिकिंग उसको पहले ही रोका जा सके। देन रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करेगी, जो भी पर्सन जिनकी ट्रैफिकिंग हुई है उनको कुछ मेडिकल असिस्टेंस देना, उनको एक शेल्टर प्रोवाइड करना, देन उनको एजुकेशन कोई स्किल हो वो प्रोवाइड करना, वो भी इस स्कीम के अंडर किया जाएगा। एंड द थर्ड इज प्यूनिटिव, इसमें उसको पनिशमेंट तो दी जाएगी क्रिमिनल पर्सन को, बट उसकी जो भी फाइनेंशियल असेट है उसको कॉन्फिस्केट भी किया जाएगा इस स्कीम के अंडर। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, और ये 3 पिलर्स पे काम कर रहा है, ना कि सिर्फ ये यहाँ पे पनिशमेंट दे रहा है, ये और भी चीज़ें यहाँ पे मैनेज कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। अब इसके MCQs देखते हैं। फर्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली फॉर्मुलेटेड द नुताना स्काला न्यू डॉन पॉलिसी टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग? वेस्ट बंगाल, असम, ओडिशा और झारखंड। तो अभी हमने देखा ओडिशा, ठीक है। आपने स्कीम के नाम के साथ साथ ओडिशा भी याद रखना है कि ओडिशा ने इसको अभी फॉर्मुलेट किया है। देन द सेकंड क्वेश्चन इज बियॉन्ड कम्युनिटी विजिलेंस एंड रिहेबिलिटेशन व्हाट स्ट्रिक्ट punitive action does the Nutana Sakala policy authorize against traffickers? First one is lifetime exile from the state, confiscation of financial assets, mandatory digital tagging, revocation of citizenship। तो इसका राइट आंसर इज वी, कॉन्फिस्केशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। जो भी क्रिमिनल्स होंगे उनको जेल की सज़ा तो होगी ही, उसके साथ उनके जो फाइनेंशियल असेट्स होंगे जो उन्होंने ट्रैफिकिंग के थ्रू कमाए हैं तो उनको भी कॉन्फिस्केट किया जाएगा। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। तो इसके जो भी आपको PDF है हमारे लिंक्स में आप जा सकते हैं, वहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिलेंगे, वहाँ से आप हमारी ऐप द रैंकर्स इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वहाँ पे आपको जितने भी मेरी क्लासेस हुई हैं उनके PDF फ्रीली अवेलेबल होंगे और आप इनको गो थ्रू कर सकते हो। और भी वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल देखने को मिलेगा, आप वहाँ से अपनी स्टडी को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।